दर्शकों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। हर दल अपने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना चाहता है। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव राज्य सहित पूरे देश के नजरों में है। दरअसल इस वक्त सरकार महायुति गठबंधन की है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। तो वही विपक्ष में महाविकास आघाड़ी है, जिसमें शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले जो पार्टी पहले एक थी, वो विभाजन होने के बाद एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी हुई है। ऐसे में जब इन दोनों दलों के विभाजन पर बीजेपी से सवाल किया गया, तो इसे जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा कर दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि क्या महाराष्ट्र में आज 6 पार्टियां बीजेपी की वजह से बनी है। जब ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना की टूट के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है और एनसीपी के टूट के लिए शरद पवार जिम्मेदार है। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया था। दरअसल आपको ये भी बता दें कि 21 जून 2022 को शिवसेना विभाजित हो गई। इसमें एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती देते हुए बगावत कर दी। उन्हें 40 विधायकों का समर्थन मिला, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, क्योंकि 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वही इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाविकास आघाड़ी का प्रयोग इस तरह से फेल कर दिया गया। इसके ठीक 1 साल और 2 दिन बाद, यानी 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने महायुति में शामिल होने का फैसला किया था। उनके साथ 41 विधायक भी महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। इससे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में अब जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इन सारी स्थिति के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिम्मेदार है, तो राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। उन्होंने आगे बताया कि एक समय था जब कांग्रेस के लोग कहते थे कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। अभी भी कुछ हद तक ऐसा कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर 2 पार्टियां एनसीपी और शिवसेना अलग हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे बताया कि वे अपने पार्टी की विरासत अपने बेटे और बेटी को देना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा से उनकी पार्टियों की आज ये हालत है। फडणवीस ने आगे ये भी बताया कि क्या हम शरद पवार की पार्टी को तोड़ सकते हैं? जिन्होंने जीवन भर लोगों की पार्टी को तोड़ा है, उनकी पार्टी को भाजपा कैसे तोड़ सकती है? शरद पवार की पार्टी उन्होंने ही तोड़ी है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उन्होंने इतने सालों तक अपनी विरासत अजित पवार को सौंपी थी। अब उन्हें लगा कि विरासत सुप्रिया सुले को मिलनी चाहिए। राजनीति में वंशवादी पार्टियां होती है, उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। अजित पवार को लगा कि अब मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो वे हमारे साथ आए। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने अपने इंटरव्यू में बयान दिया है। तो वही शिवसेना के विभाजन पर बात करते हुए फडणवीस ने बताया, जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना में इस बात का एहसास हुआ कि जो भी समझौते हो रहे हैं, वो सब आदित्य ठाकरे के लिए हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी को आदित्य ठाकरे को सौंपना चाहते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का महत्व बढ़ गया था और पार्टी को आदित्य ठाकरे को सौंपने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए शिवसेना में फूट पड़ गई। फडणवीस ने आगे बताया कि शिवसेना हिंदुत्व के कारण बढ़ी हुई पार्टी है। हिंदुत्व छोड़ने के बाद लोगों के पास जाकर वोट कैसे मांगे, ये सवाल एकनाथ शिंदे से पूछा था। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और शिवसेना विभाजित हो गई। इसके साथ ही फडणवीस ने ये भी कहा है कि हम राजनीति में भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए जब एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए तो हमने सरकार बनाई। तो देखा, बीजेपी ने साफ किया है कि शिवसेना और एनसीपी के विभाजन में उनका कोई हाथ नहीं है और इसके लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही जिम्मेदार है। ऐसे में अब विपक्ष द्वारा बीजेपी पर क्या पलटवार होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा के मद्देनजर अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का दौरा किया है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी होगी, इस पर पूछे सवाल पर जानकारी दी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आखिर क्या कहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल हमारा महाराष्ट्र हमारा वोट, ये हमारा नारा है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है, हमें उम्मीद है कि लोग लोकतंत्र के उत्सव महाराष्ट्र चुनाव 2024 में योगदान देंगे। आपका वोट आपका अधिकार, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि हम राजनीतिक दलों से मिले, स्थानीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बैठकें भी की, पुलिस निदेशक, कमिश्नर व अन्य से भी मुलाकात की। हमने उन्हें निर्देश दिया कि हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हम बसपा, आप, कांग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उबाठा, भाजपा सहित सभी पार्टियों से मिले। इन पार्टियों ने हमें दिवाली का मुद्दा बताया। उन्होंने उस त्योहार को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र चुनाव 2024 की तारीख घोषित करने का अनुरोध किया।
हमसे ये भी अनुरोध किया गया कि छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाए। यह सुनिश्चित करें कि लोगों को वोट देने में कोई परेशानी न हो। जो मतदाता फ़ोन लाते हैं उन्हें उसे छोड़ने और वापस ले जाने में दिक्कत होती है, इसकी व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। साथ ही धन का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग रोकने का भी अनुरोध किया गया है। बुजुर्ग लोगों के आने जाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। इसके साथ ये भी बताया गया कि पोलिंग एजेंट स्थानीय हो। ये सारी बातें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने हमसे फर्जी खबरों के प्रचार प्रसार को रोकने का भी अनुरोध किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में कुल 228 निर्वाचन क्षेत्र है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 9.59 करोड़ मतदाता है और उसमें 4.59 करोड़ पुरुष मतदाता है, जबकि महिला है 4.64 करोड़ है। तृतीय जाति, बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांगों के लिए हम विशेष व्यवस्था करेंगे। हम बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान करने का आग्रह करते हैं। यदि उनके लिए केंद्र तक जाना संभव नहीं है तो घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहली बार वोट करने वालों की संख्या भी अच्छी है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19.48 लाख मतदाता नए मतदाता है। राजीव कुमार ने ये भी कहा है कि यही वो मतदाता है जो लोकतंत्र को आगे ले जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर से पैसों से भरे बैग ले जाए गए थे। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सवाल पूछा गया। इस समय उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी के हेलीकॉप्टरों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को सभी के हेलीकॉप्टरों की जांच करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साथ ही मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्देश दिया गया है कि जिन अधिकारियों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है उनका तबादला कर दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग की क्या राय है, ऐसा एक सवाल पूछा गया। इस पर जवाब देते हुए राजीव कुमार ने कहा, वे अधिकारी जिन्होंने मौजूदा पद पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर चाहे वे जिस भी विभाग में हो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। हालांकि हम किसी भी पक्ष की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार नहीं करते। हमें लिखित शिकायत मिली है, लेकिन अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई है। जब आचार संहिता लागू होगी तो हम उस समय ऐसी शिकायतों पर निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक चिन्हों पर चुनाव आयोग पहले ही फैसला दे चुका है। जिन पार्टियों में 2 समूह हैं, हमने उनके अनुरोध के अनुसार अन्य चुनाव चिन्ह प्रदान किए हैं। लेकिन एनसीपी का मामला लंबित होने के कारण राजीव कुमार ने कहा कि वह अभी उनके सिंबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इसलिए विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले ही होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। ऐसे में अब चुनाव आयोग द्वारा खुलासा करने के बाद अब महाराष्ट्र के राजनीतिक दल जोरदार तैयारी में जुटने वाले हैं। ऐसे में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी रंजक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार होता दिख रहा है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी राजनीति में व्यस्त है, तो वही सरकार और विपक्ष में भी जोरदार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब खबर बीजेपी की ओर से है, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की विधानसभा चुनाव में एंट्री होती दिख रही है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि अमृता फडणवीस ने नागपुर में एक कार्यक्रम में संक्षिप्त भाषण दिया और उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी को दोबारा चुनकर दो, तभी अपनी और भी प्रगति हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि लाडली बहन योजना हिट हो गई है। हालांकि इस वक्त उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। अपने भाषण में उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि आज बहुत दिनों के बाद पावन भूमि आई हूँ, भगवान राम के दर्शन कर मन प्रसन्न हो गया। लाडली बहन योजना एक हिट योजना है। देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत संकल्पना महत्वपूर्ण है। वे हर उस महिला के पीछे खड़े होना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। उन्हीं विचारों से ये योजना निकली है। एक मजबूत महिला वह है जो इस तरह की संकल्पना का लाभ उठाती है और परिवार के लिए इसका उपयोग करती है। अमृता फडणवीस ने कहा कि इतनी मजबूत सशक्त महिला होने के लिए आपको सलाम। अमृता फडणवीस ने बीजेपी की तारीफ करते हुए ये भी कहा है कि लाडली बहन योजना एक ही योजना नहीं है, बीजेपी कई योजना लेकर आई है। सुकन्या समृद्धि, लाडली बेटी, मेरी कन्या भाग्यश्री, अन्नपूर्ण योजना, विधवा पेंशन योजना, एसटी यात्रा पर 50% की छूट भी भाजपा द्वारा पेश की गई योजना है। अगर आप इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो जानकारी ले लो और अन्य महिलाओं को इसके बारे में बताएं।
उन महिलाओं को प्रोत्साहित करें जो फॉर्म भरने के लिए पात्र हो। ऐसा चुनावी दाव अमृता फडणवीस ने लोगों के सामने रखा है। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए आगे कहा है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के कारण नागपुर का परिवर्तन हुआ है। नए नए कॉलेज बनाए गए, नागपुर का विकास हो रहा है। नागपुर को मोस्ट लिवेबल सिटी कहा जाता है। कई कंपनियां, कॉरपोरेट कार्यालय बन रही है। इसका लाभ हमारे घरों तक पहुंचेगा। इन योजनाओं को जारी रखने के लिए हमने मोदी को चुना है। वैसे ही अब भाजपा को महाराष्ट्र में मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं की प्राथमिकताएं क्या है, तो ये होती है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। हम महिलाएं ऐसा इसलिए कह सकती है क्योंकि हम परिवार का हिस्सा है। लेकिन जब कोई बड़ा नेता कहता है कि मेरा परिवार ही मेरी जिम्मेदारी है, तो यह हमारे लिए समस्या है। बड़े नेता कह सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कभी नहीं कहा है और न ही कभी वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। यह कहते हुए अमृता फडणवीस ने एक तरह उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार की भी आलोचना की। अमृता फडणवीस ने यह भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है। उनके पास दूरदृष्टि है। वे महाराष्ट्र की महिलाओं, वंचित वर्गों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। इसलिए ऐसे सोच वाले लोगों को सत्ता में आना चाहिए। अमृता फडणवीस ने यह भी कहा है कि मुझे यकीन है कि आप समर्थन करेंगे। आप लोगों को बाहर निकलना है और अन्य लोगों को भी बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मतदान करना है। हम सभी की उसमें प्रगति है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी नेता नहीं बचेगा जो अपना घर भरना चाहे या अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनना चाहे। जिन लोगों को जनता की परवाह है उन्हें आगे आना चाहिए। इसलिए अमृता फडणवीस ने उस संबंध में वोट की अपील की है। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार पर भी हमला बोला। तो देखा दर्शकों, कैसे अमृता फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर राजनीतिक हमला बोला है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर विपक्ष की ओर से जरूर पलटवार देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति इस वक्त काफ़ी आरोप प्रत्यारोप से घिरी हुई है। आने वाले नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने के संकेत इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट दिए गए हैं। ऐसे में सत्ता दल और विपक्ष अभी से रणनीति बनाने में जुटे हैं। सत्ता दल नए नए योजनाएं लेकर वोटर्स को अपने साइड करना चाहती है, ताकि वे फिर से सत्ता में वापसी कर सके। ऐसे में अब शनिवार को अमरावती में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान राज ठाकरे ने परोक्ष रूप से लाडली बहन योजना की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जनवरी में वेतन देने के लिए सरकारी खजाने में पैसे नहीं होंगे। साथ ही अगर राज्य को गर्त में डाला जा रहा है तो यह गलत है। ऐसा भी उन्होंने महायुति सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए कहा था। उन्होंने ये भी जवाब दिया था कि महिलाओं को इस तरह से भुगतान किए बिना राज्य में नई उद्योग लाए। आपको बता दें कि इस बीच राज ठाकरे की आलोचना के बाद तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। राज ठाकरे की आलोचना पर अजित पवार गुट के नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने आज गोंदिया में मीडिया से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। इस दौरान उनसे राज ठाकरे की आलोचना के बारे में भी पूछा गया। तब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी कि क्या उनका इस तरह के बयान देना सही है, चाहे वह लाडली बहन योजना हो, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का निर्णय हो या लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का निर्णय हो। राज्य सरकार ने इन और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजित पवार जैसे उदारवादी वित्त मंत्री से हमारे राज्य को लाभ हुआ है। वे जानते हैं कि पैसा कैसे बचाना है, इसलिए एक बार बजट की घोषणा हो जाने के बाद उस पर संदेह उठाना ठीक नहीं है। राज ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे बताया कि ये योजनाएं अगले 5 साल तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए जो लोग विधानसभा और सरकार के बारे में नहीं जानते, उनके लिए इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने कहा है। आगे बोलते हुए उन्होंने महायुति के सीट आवंटन पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि महायुति में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। अगले 4-5 दिनों में सीट आवंटन को लेकर उचित निर्णय ले लिया जाएगा और इसे लेकर तीनों पार्टियां सकारात्मक भी है। प्रफुल्ल पटेल ने आगे बताया कि जिस निर्वाचन क्षेत्र पर पार्टी का विधायक चुना गया है, उसी निर्वाचन क्षेत्र पर भी विचार किया गया है। जहाँ सीटों के अदला बदली की जरूरत होगी वह किया जाएगा। साथ ही कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह निर्णय भी जल्द ले लिया जाएगा, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। आपको बता दें कि हाल ही में रोहित पवार ने कहा था कि सर्वे कहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को 10 से 12 सीटें मिलेगी। इस बारे में पूछे जाने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जो रोहित पवार ने कहा मतलब सर्वे हुआ क्या, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता।
मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। पटेल ने बताया कि मेरे पास भी महायुति का सर्वेक्षण है, उसमें महायुति को 175 सीटें मिल रही है। तो देखा दर्शकों, सरकार की योजनाओं पर राज ठाकरे द्वारा सवालिया निशान साधने पर एनसीपी की ओर से पलटवार हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राज्य सरकार और विपक्ष के बीच भी ठनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में महायुति और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी की सीटें 23 से सीधे 9 पर आ गई। इसलिए शिंदे गुट और अजित पवार गुट के साथ गठबंधन से बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि तीनों दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है और दावा किया है कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण पर है। हालांकि एक तरफ जहां से सारा घटनाक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर आक्रामक चेतावनी देनी शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन सभी मुद्दों पर अब देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट स्थिति पेश की है। आपको बता दें कि गुरुवार को इंडिया टुडे के कॉन्वेल में देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। वही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, वही विधानसभा चुनाव से पहले ही मनोज जरांगे पाटिल ने भी ऐसा संकेत दिया है कि वह मराठा आरक्षण के मुद्दे पर फिर से आक्रामक हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव का सामना कैसे करेंगे, ऐसे चर्चा के दौरान फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मराठा आरक्षण की समस्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया। मराठा समुदाय को अभी भी 10% आरक्षण प्राप्त है। फडणवीस ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल ने अब कई मांगे रखी है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी वर्तमान मांग अंतिम है या नहीं, लेकिन वे जिस मांग पर अड़े हुए हैं। फडणवीस ने इस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण दिया जाना चाहिए। बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने तब एक सर्वदलीय बैठक की थी। शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी आए थे। सभी ने मिलकर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी अन्य वर्ग से नहीं दिया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा, अब मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि वह ओबीसी वर्ग से आरक्षण चाहते हैं। फडणवीस ने बताया कि मनोज जरांगे पाटिल मुझ पर रोज टिप्पणी करते हैं। देवेंद्र फडणवीस आरक्षण नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि उन्होंने इसे अटका कर रखा है। इस पर फडणवीस ने बताया कि सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगा कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मिलकर सारे फैसले लेते हैं। जिस दिन मेरे मुख्यमंत्री कहेंगे कि वह मराठा आरक्षण के संबंध में क्या निर्णय लेना चाहते हैं और मैंने इसे रोक दिया है, तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा फडणवीस ने अपने जवाब में कहा। आपको बता दें कि बातचीत में फडणवीस ने आगे ये भी कहा है कि हर कोई जानता है कि मनोज जरांगे पाटिल मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैंने जरांगे पाटिल से साफ कह दिया है कि आप बीजेपी के खिलाफ है, आप हमारे खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में फडणवीस ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा है, तो फिर आप जिनका समर्थन करते हैं, लोकसभा के दौरान आपने जिनका समर्थन किया, आपके जिन लोगों ने महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के लिए काम किया है, उन तीनों में से लिखवा कर लीजिए कि अगर वे सत्ता में आए तो मराठा समुदाय को ओबीसी वर्ग से आरक्षण दे देंगे, फिर आप उनकी मदद करें, ऐसा फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देते हुए कहा है। उन्होंने आखिर में ये भी बताया कि यह सब राजनीति चल रही है। कई लोग एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें लोगों के सामने स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए लोग जितना सोचते हैं कि चुनाव में इसका असर होगा, उतना नहीं होगा, ऐसा विश्वास फडणवीस ने इस समय व्यक्त किया। तो देखा दोस्तों आपने, बीजेपी नेता ने मराठा आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही मनोज जरांगे पाटिल पर विपक्ष का साथ देने का आरोप लगाते हुए नई चाल भी चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव का परिणाम शुक्रवार 27 दिसंबर को घोषित किया गया। इस चुनाव में शिवसेना के ठाकरे गुट की युवा सेना ने जोरदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के लिए मतदान 24 सितंबर को हुआ था। दरअसल इस चुनाव में युवा सेना और बीजेपी समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिला। ऐसे में अब इस सीनेट चुनाव को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीत ली है। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बड़ा झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में युवा सेना का दबदबा देखने को मिला था। ऐसे में यह साफ हो गया है कि युवा सेना ने
इस चुनाव में भी सीनेट में अपना दबदबा कायम रखा है। इस बीच सीनेट चुनाव में युवा सेना की शानदार सफलता के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल से सभी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आदित्य ठाकरे ने सत्ताधारियों को चेतावनी भी दी है कि चुनावी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। दरअसल इस भारी जीत के बाद ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि एक बार फिर 10 में से 10 उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें वोट दिया और शिवसेना ठाकरे गुट युवा सेना के सहयोगियों को आपके विश्वास, समर्थन, प्रयासों और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सीनेट चुनाव में अपना प्रदर्शन न केवल दोहराया है बल्कि उसमें सुधार भी किया है। 100% स्ट्राइक रेट, यही से चुनावी जीत का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा आदित्य ठाकरे ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में कहा है। आपको बता दें कि इस बीच मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव में शिवसेना ठाकरे गुट की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीती। इसके बाद जानकारी दी गई है कि जीतने वाले उम्मीदवार शनिवार के दिन मातोश्री जाएंगे और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही सीनेट चुनाव में जीत के बाद शिवसेना भवन इलाके में भी जश्न का माहौल है। हालांकि दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युवा सेना पर मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में फर्जी पोलिंग एजेंट बिठाने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ एबीवीपी की ओर से सीनेट चुनाव में मतगणना प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग की गई थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतगणना प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो देखा दर्शकों आपने, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में मिली शिवसेना ठाकरे गुट की भारी जीत ने राज्य का चुनावी समीकरण बदल दिया है। ऐसे में आदित्य ठाकरे द्वारा बीजेपी सहित सरकार को ललकारना क्या सच में विधानसभा चुनाव में सही साबित होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान तेज है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार पर निशाना साधना शुरू किया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं विस्तार से। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने नागपुर में कहा है कि हमने लोकसभा जीत ली है, अब हमें विधानसभा जीतनी है। महायुति गठबंधन सत्ता चाहते हैं, भले ही लोग मरे या जिए। ठाकरे ने बताया कि मैं परंपरा के अनुसार दशहरा मेला मनाऊंगा, उसके बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया को काम करने दीजिए। अपने रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कई वर्षों के बाद मैं नागपुर आया हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने लाडली बहन योजना पर भी बीजेपी की आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने सोचा था कि मुंबई में सब कुछ अडानी को देने के लिए हो रहा है, लेकिन आज मैंने खबर पड़ी है कि चंद्रपुर में एक स्कूल भी अडानी को दे दिया गया। क्या अडानी राष्ट्रीय संत है? जय देव जय अडानी बाबा, ऐसे आरती गाएंगे क्या? क्या है ये सब? बाकी कोई लोग नहीं है क्या? एक देश एक चुनाव नहीं, एक देश एक ठेकेदार, यही मोदी की धारणा है। ऐसा उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब आप भाई भतीजावाद के लिए हमारी आलोचना करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं, इसलिए कोरोना के दौरान मेरे परिवार के लिए जिम्मेदारी योजना लेकर आया, क्योंकि मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। मेरा परिवार मेरे सामने बैठा है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। उन्होंने आगे बताया कि मैंने घोषणा की कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि महाराष्ट्र ही मेरा परिवार है। मोदी इधर उधर घूम रहे थे, उनका परिवार कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज को नज़रबंद होकर आगरा जाना पड़ा, वजह थे मिर्जा राजे जयसिंह। हालांकि शिवराय औरंगजेब के सामने कभी नहीं झुके, क्या हम इस अब्दाली के सामने झुकेंगे? ऐसा सवाल भी उद्धव ठाकरे ने पूछा। उन्होंने आगे बताया कि अमित शाह मुझे और शरद पवार को राजनीति से खत्म करने जा रहे हैं, क्या आप उन्हें खत्म करने देंगे? मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, अगर मुझे राजनीति में खत्म करना है तो जनता इसका फैसला करेगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि अगर मुझे दिल्ली से घर बैठने के लिए कहेंगे तो जनता उन्हें ही घर बैठा देगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाएं कहती है कि गद्दारों को 50 खोखा और हमें 1500 रुपये। ठाकरे ने बताया कि हमने 2014 में मोदी के लिए प्रचार किया था, वे 15 लाख देने वाले थे, इसका 1500 क्यों हो गया? लाडली बहन योजना का पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा है, आप लोगों का ही पैसा उन्हें दे रहे हो, ऐसी बात उद्धव ठाकरे ने कही। ठाकरे ने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें गद्दारों की कमाई नहीं चाहिए, वे सोचते हैं कि मैं कोई हूँ। महाराष्ट्र कभी दिल्ली जाकर मोदी शाह के सामने कटोरा नहीं फैलाएगा। मिंदे का मतलब महाराष्ट्र नहीं है, गुलाबी जैकेट का मतलब महाराष्ट्र नहीं है।
महाराष्ट्र की जनता मेरे सामने बैठी है। ऐसी बात भी उद्धव ठाकरे ने अपने नागपुर के रैली में कही है।